नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोगों को डिस्कस करना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या है, कैसे काम करती है, क्या फंक्शन है, क्या ऑब्जेक्टिव, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, सारी चीजें आज हम इस एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना देरी किए। सबसे पहले इसका जो एक प्रीव्यू होता है वो ले लेते हैं कि क्या हम इस पूरी वीडियो में करने वाले हैं। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सर्विस रोल ऑफ डब्ल्यूटीओ, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंस व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू अर्लियर एज वेल। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज एक्चुअली दिस डब्ल्यूटीओ इज ऑल अबाउट। तो डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म तो हमने पढ़ ली कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये है क्या, करती क्या है। तो ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड को डील करती है कि किसी एक देश का दूसरे देश से कैसा व्यापार रहेगा, क्या नियम और कानून आपको किसी एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जरूरी हैं, वो सब बातें आपकी डब्ल्यूटीओ आपको बताता है और इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इशू करता है। और इसका मेजर जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, वो इंश्योर करना है कि आपका ट्रेड फ्लो स्मूथली, प्रेडिक्टेबली एंड फ्रीली फ्लो हो। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, हाउ इट हैज स्टार्टेड, कहां से शुरू हुआ, क्या था, सब कुछ समझते हैं। It is an intergovernmental organization that regulate and facilitate the international trade between nations, जो हमने पहले कर लिया। इसके बाद ये कब आया था? तो ये क्वेश्चन अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, पेपर कर देते हैं कोई भी, तो उसमें बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये 1 जनवरी 1995 को एग्जिस्टेंस में आया था। और इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने गैट को रिप्लेस किया था। व्हाट इज दिस गैट? इट इज द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और गैट कब आई थी? गैट आपकी 1948 में आई थी और उसको रिप्लेस कर दिया डब्ल्यूटीओ ने 1995 में। ये 123 देशों ने इसमें साइन की थी 15 अप्रैल 1994 को, और 1 जनवरी 1995 को ये कमेंस इसके ऑपरेशंस हो गए थे, शुरू इसके ऑपरेशंस हो गए थे। और हमारा भारत डब्ल्यूटीओ का एक वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। मतलब जब ये डब्ल्यूटीओ ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी तो भारत ने भी उसमें अपने हस्ताक्षर, अपने सिग्नेचर दिए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हम देख सकते हैं इसका हेडक्वार्टर आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इन्होंने बताया है। इसके बाद कितने मेंबर अभी इसमें हैं? तो इसमें 164 मेंबर्स हैं, जो कि अराउंड 98% ऑफ द ग्लोब ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। और एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ वी ऑल नो कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके साथ कुछ ना कुछ अभी न्यूज आ रही थी कि डब्ल्यूटीओ में उन्होंने कुछ किया, कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हैं और देशों की सब्सिडी को लेकर, एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर जो किसानों का विरोध हो रहा है, उसमें भी उन्होंने एग्रीकल्चर सब्सिडी को हटाने की बात की है डब्ल्यूटीओ में। तो हमारा एज ए इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा रोल है डब्ल्यूटीओ में, और हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। तो हमारा इंडिया हैज बीन इन द फोर फ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। तो हमारा ग्लोबल रूल्स बनाने में, रेगुलेशंस बनाने में, एडवोकेटिंग करने में उन रूल्स को, और इंटरेस्ट को डेवलपिंग नेशंस के एक बहुत बड़ा सहयोग भारत की तरफ से डब्ल्यूटीओ में होता है। इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट मेड टू द डब्ल्यूटीओ। उन्होंने कोई 2 कमिटमेंट भारत ने डब्ल्यूटीओ के साथ कर रखी हैं, जिसमें पहला तो उन्होंने बोला है कि दे वुड रिमूव द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। कि जब कोई और देश, लेट सपोज दिस इज समवन, लेट सपोज एक कंट्री है, और इसका जब इंडिया में कोई सामान आता है, इंपोर्ट होता है, तो उसमें जो भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं उनको कम करने की बात या उनको हटाने की बात हमारा भारत कहता है, और साथ साथ रिड्यूस करने की बात कहता है टैरिफ रेट्स को। मूविंग फॉरवर्ड, क्या इसके बेसिक प्रिंसिपल्स और क्या इसकी हिस्ट्री थी? जैसा हमने पहले भी देखा कि गैट को रिप्लेस करके आया था, लेकिन ये गैट क्या थी? गैट आपकी एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स थी कि किस तरह से आपका काम होगा इंटरनेशनल मार्केट में। वो पहले गैट देखता था। गैट आपका 1948 से लेके 1994 तक फंक्शनल रहा।
ये 23 नेशंस ने उस टाइम पे किया था, लेकिन अब ये आपके पास क्वेश्चन है कि अब इस समय कितने मेंबर्स हैं और डब्ल्यूटीओ को कितने लोगों ने साइन किया था। मूविंग फॉरवर्ड, गैट वाज द फर्स्ट डिस्कस्ड एज आई टोल्ड कि ये सबसे पहले हुई थी, उसके बाद इसको रिप्लेस किया हमारे डब्ल्यूटीओ ने। अगर आप यहाँ थोड़ा साइड में देखना चाहेंगे किस तरह से काम करती है, तो इसकी एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपकी एक जनरल काउंसिल है और दो अलग बॉडीज हैं। एक तो आपकी ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी है, जो आपके हर नेशन की क्या ट्रेड पॉलिसी रहती है, कैसे काम करते हैं, उसको रिव्यू करती है। और दूसरी आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, जैसे कि किसी एक देश का दूसरे देश से ट्रेड से रिलेटेड जो कोई डिस्प्यूट होता है, उसको हैंडल करने का काम आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी करती है। मूविंग फॉरवर्ड टू दी जनरल काउंसिल, जनरल काउंसिल एक बहुत मतलब बड़ा आपका आप कह सकते हैं कैसा एक मिनिस्ट्रियल है, जिसमें आपकी बहुत सारी कमेटीज हैं। कमेटी आपकी ट्रेड इन्वायरमेंट पे हो सकती है, आपकी टैरिफ पे हो सकती है, रेगुलेशंस पे हो सकती है, इसके साथ साथ आपकी बहुत सी अदर कमेटीज है। आपको इतना डीप इसमें नहीं जाना है, बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस किस तरह से काम करती है। एक आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, और तीसरी आपकी जनरल काउंसिल, जिसके अंदर आपकी बहुत सारी कमेटीज आती हैं, आपके नेगोशिएटिंग ग्रुप्स आते हैं, और भी बहुत सारी इसके अंदर आपकी कमेटीज हैं। Moving forward to the principles of WTO, so as we can see, इसका जो मेजर प्रिंसिपल है वो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये किसी भी देश के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है किसी के साथ बिना भेदभाव किए हर देश के ट्रेड और जो आप कहते हैं व्यापार को बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, या उसको फ्लुएंटली एक्टिवेट किया जाए हर ट्रेड को। सेकेंड इज रेसिप्रोसिटी, ये आपको बताता है कि किसी दो नेशंस में कैसे एक म्यूचुअल कंसेशन बना के टेरिफ रेट होंगे, क्या कोटा होगा, क्या कमर्शियल रिस्ट्रिक्शंस आप लगाएंगे। ये शब्द थोड़े से टफ लग रहे होंगे। व्हाट इज दिस टेरिफ रेट? टेरिफ रेट होता है कि आपकी लेट सपोज एक पर्टिकुलर कंट्री जब दूसरी कंट्री में अपना जो व्यापार करती है या अपना माल भेजती है या सामान भेजती है, तो दूसरा नेशन अपने देश में कोई भी सामान आने से पहले कुछ टेरिफ रेट्स लगाता है कि आप हमारे देश में तब एंट्री करेंगे जब आप कुछ हमें चार्ज देंगे। दिस इज व्हाट द टेरिफ रेट। वो कुछ कोटा लगा देता है कि इतना प्रतिशत आप अपने मतलब बाहर से हम अपने देश में आने देंगे। जैसे कि हमारे इंडिया ने भी कोटा लगा रखा है कि आप केवल इतना प्रतिशत ही माल हमारे देश में ला सकते हैं, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है। और भी बहुत सारी कमर्शियल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसको मैनेज हमारा डब्ल्यूटीओ करता है। इसके अलावा इनफोर्सेबल कमिटमेंट्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सारे देशों में नेगोशिएशन काम करती है। ये वहां पे एक लीगल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है कि आपके बीच में कैसे समन्वय, कैसे कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए कि आपका जो ट्रेड है वो फ्लुएंटली फॉलो हो सके। ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर रहती है, ये कोई किसी के लिए बायस नहीं है, किसी के लिए ज्यादा प्रभावित या किसी के लिए कम प्रभावित नहीं है। ये दोनों देश या फिर मल्टीपल देशों के लिए एक समान अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है। और सेफ्टी वैल्यूज, ऑफ कोर्स ये आपके इन चीजों को भी देखती है कि कितने गवर्नमेंट ने किस गुड पर कितना रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, कैसे उसको हटाया जाए, और कैसे जितने भी बैरियर्स बैरियर्स आप समझते हैं, कितनी भी रुकावटें जो ट्रेड में एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक कंट्री से पूरे ग्लोब में आ रही हैं, उसको हटाया जा सके। इसके सर्विस रूल्स जैसा हमने पहले भी पढ़ा वही सब कि एक तो आपका ट्रेड ओपन करती है जिस भी कंट्री में, मतलब जो कंट्री डब्ल्यूटीओ की मेंबर है वो कोई भी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री तो हो ही नहीं सकती। वो इंपोर्ट भी करती है और एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट मतलब आउट जाना, इंपोर्ट मतलब अपने देश में माल लेकर आना। इट इज अ फोरम फॉर द गवर्नमेंट्स टू नेगोशिएट ट्रेड एग्रीमेंट। जैसे मैंने बताया कि किसी एक देश की दूसरे देश से कितनी ट्रेड टैरिफ लगेंगी, क्या उनकी पॉलिसीज होंगी, उन सब की नेगोशिएशन का काम भी हमारा डब्ल्यूटीओ करता है। इसके साथ साथ इट इज अ प्लेस फॉर गवर्नमेंट टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। लेट सपोज किसी को किसी के टैरिफ से प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा टैरिफ क्यों लगाया है। कई बार हमें प्रॉब्लम होती है कि इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बहुत लगा रखे, तो इन सबको मैनेज करने का काम डब्ल्यूटीओ का है। ये आपके ट्रेड रूल्स को भी ऑपरेट करती है। इसके साथ साथ ये ट्राई करती है कि जितनी भी ट्रेड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनको गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्व किया जाए।
एडवांटेज क्या है? अब आप खुद इस चीज के एडवांटेज तो आप खुद लिख सकते हैं कि हमने क्या चीज एनालाइज किया कि डब्ल्यूटीओ तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे किसी एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ने में बहुत हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहती हूँ ईरान में अपना सामान बेचना या इसराइल में बेचना या यूएसए में बेचना, तो यूएसए की गवर्नमेंट मुझे मना कर सकती है या यूएसए की गवर्नमेंट मुझे रोक सकती है कि हम इंडिया से माल नहीं लेंगे, या और ऐसे हमने बहुत सारे केसेस सुने भी हैं। या फिर हम जो कहते हैं कि हम चाइना से माल नहीं लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारा कुछ था नो चाइना पॉलिसी, ऑल्दो इट इज नॉट इम्प्लीमेंटिंग, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दिस वाज द केस। तो कैसे हुआ? तो चाइना के पास ये राइट है कि वो, बिकॉज हम किसी एक एग्रीमेंट का हिस्सा है, बिकॉज हम एक डब्ल्यूटीओ में किसी एग्रीमेंट का हिस्सा है कि हम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे किसी भी कंट्री पे, तो इसीलिए चाइना को हम काउंटर नहीं कर सकते, इसीलिए हम चाइना का इम्पोर्ट एकदम बंद नहीं करा सकते। तो ये क्या कर रही है? आपके फॉरेन ट्रेड को बढ़ाती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाती है। इसके साथ साथ आपका ये इनफ्लो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाती है। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है? जब कोई बाहर के देश के व्यक्ति हमारे देश में, लेट सपोज इंडिया है, इंडिया के जो हमारी कंट्री के अंदर जो भी कोई इन्वेस्टमेंट बाहर से आती है, लेट सपोज यूएसए से आ गई, तो उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जब डब्ल्यूटीओ सारे बैरियर्स हटा देता है तो ऑफकोर्स हम यहाँ माल अपना इंपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, और इससे हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। आपकी सर्विसेज को बढ़ाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। रिस्ट्रिक्ट करता है डंपिंग। अभी डंपिंग क्या है इसके लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, बट थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देती हूँ। डंपिंग का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग जितने भी कॉम्पिटिटर हमारी मार्केट में हैं उनको खत्म करने के लिए हम बहुत ही लो प्राइस में अपना सामान मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, और जो एग्जिस्टिंग आपके कॉम्पिटिटर उस मार्केट में हैं वो सारे, जस्ट बिकॉज आपका माल बहुत सस्ता बिक रहा है, लोग आपका माल खरीदेंगे। और जो एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स हैं या जो एग्जिस्टिंग इकोनॉमी में जो ट्रेड करने वाले, या फिर आप कह सकते हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं, या आप कह लीजिए उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आपने अपना माल बहुत सस्ता बेच दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये डंपिंग करते हैं और इससे आप हमारी ट्रेड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उस चीज को भी ये मना करती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल मैं चाइना से दूंगी कि चाइना बहुत सस्ते माल में, बहुत ही सस्ते प्राइस में आई कुछ से यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज को मतलब एक्सपोर्ट करती है इंडिया में। और उससे नुकसान क्या होता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग मार्केट है, इंडियन इकोनॉमी के जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो बहुत महंगे होते हैं एज कम्पेयर टू चाइना, और इसीलिए यही एक कारण है, उसकी डंपिंग की वजह से ही हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं और लोग चाइना के प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए क्या होता है? इसको काउंटर करने के लिए हम टैरिफ लगाते हैं, हम कोटा लगाते हैं, और ये सारी चीजें। प्रमोट करती है आपके रिसर्च ऑन पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम फिर से एक नई वीडियो पे बात करेंगे, अन्यथा ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। पेटेंट होता है कोई भी आप ऐसा नया काम करें जिसकी जो आज तक हुआ ना हो और बहुत यूजफुल हो। जैसे कोई अपना इंजीनियर कोई अपना मशीन बना देता है, कोई रोबोट बना दे और फिर उस पर आप पेटेंट करा ले, कोई आप मेडिसिन बना दे और उस पर आप पेटेंट करा ले। नुकसान क्या है? नुकसान इसको एग्रीकल्चर सेक्टर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब्सिडी नहीं अलाउ करने देती। आपकी सरकार को, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो एक लिमिट तक ही एग्रीकल्चर सेक्टर पे सब्सिडी दे सकती है, उससे अधिक नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि डब्ल्यूटीओ के रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक नुकसानदायक चीज है। इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रांट्स, अगेन अगर हम बाहर से ही सब सामान खरीदेंगे तो हमारे देश की इकोनॉमी का जो कॉम्पिटिटर्स है वो कहाँ जाएंगे? लेकिन क्योंकि डब्ल्यूटीओ कहता है कि भैया आप टैरिफ हटाओ, आप अपने बैरियर्स हटा दें और उनको आने दीजिए। यदि आपके कॉम्पिटिटर्स में, या यदि जो आपके एग्जिस्टिंग इंडियन इकोनॉमी के जो लोग हैं, अगर उनमें पावर है, अगर वो अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो वो सस्टेन कर जाएंगे, वरना वो जाएंगे। दिस इज व्हाट सिंपल रूल ऑफ ट्रेड। लेकिन वो इस चीज को नहीं समझते कि इंडियन इकोनॉमी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर अभी नहीं है एज कम्पेयर टू दी डेवलप्ड नेशन आउटसाइड। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, जो कि किसके लिए लॉस हो जाता है? ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। इसके साथ साथ जो इंडियन हब्स के पेटेंट हैं वो किसी फॉरेन कंपनीज ने ऑलरेडी करा के बैठ चुके हैं वो लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी सब कुछ है। एंड हमारी जो आयुर्वेद में बहुत सालों से जो चीजें पेटेंट है, वो चीज अब हम देखते हैं कि फॉरेन कंपनीज उनको अपने नाम से पेटेंट करा चुके हैं, जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसके साथ साथ ये कहीं ना कहीं ह्यूमन और लेबर राइट्स का भी उल्लंघन होता है, और साथ साथ बहुत ही लोकल लेवल डिसीजंस को ये अंडरमाइन करती है, और
आपके नेशन की सोवरेनिटी को भी कहीं ना कहीं चैलेंज करती है। इसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत, आप एक जनरल स्टेटमेंट पर्टिकुलर किसी कंट्री के लिए नहीं लगा सकते। एक जनरल स्टेटमेंट शायद एक देश के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, दो देश के लिए एप्लीकेबल हो सकती है, लेकिन आप 193 कंट्रीज में सेम चीजें अप्लाई नहीं कर सकते। या फिर अगर मैं डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स की बात करूं कि 164 देशों में आप एक ही चीज अप्लाई नहीं कर सकते, तो कहीं ना किसी नेशनल सोवरेनिटी पे भी ये हमला करती है। मूविंग फॉरवर्ड टू द ऑब्जेक्टिव्स, द सेम थिंग एंड द फंक्शंस जो हमने अब तक देख लिए कि ये मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करती है, इम्प्लीमेंट करती है नए वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट में किसी भी कंट्री को एंटर करने के लिए, आपकी फ्री ट्रेड और क्या कहते हैं नॉन टेरिफ बैरियर्स को हटाने का काम करते हैं, टेरिफ बैरियर्स को हटाने का काम करती है, इनहेंस करती है कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि जब ज्यादा लोग आपके एक मार्केट में आएंगे तो जो आपके कस्टमर हैं या जो कंज्यूमर है उनके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है और वो अपने लिए बेस्ट प्रोडक्ट ले सकता है। इसके साथ साथ लेवल ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़वाते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएंगे, बिकॉज जब आपका माल बाहर जाने लगेगा तो ऑफ कोर्स आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन दोनों ही बहुत हाई लेवल पे इंक्रीजिंग होगा। इसके साथ साथ आपके वर्ल्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइज कराती है और इम्प्रूव करती है लेवल ऑफ लिविंग, जो कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाती है और साथ साथ जो पुअरेस्ट नेशंस हैं उनको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। ये कुछ फंक्शंस जो आप देख सकते हैं कि बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेटिंग द कैरिंग आउट द बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। बायलैटरल क्या होती है? जब कभी एक दूसरे व्यक्ति से करे, जब दो लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट होती है तो बायलैटरल, लेकिन अगर वही बहुत सारे लोगों के बीच में यदि कोई एग्रीमेंट होती है तो उसको हम मल्टीलेटरल एग्रीमेंट कह देते हैं, और यहाँ हम कंट्री के लेवल पे बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी रिव्यू रूल्स, स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, ये इसके डब्ल्यूटीओ के फंक्शन, और इसके साथ साथ कैसे कैसे हम आगे काम कर सकते हैं इसके लिए डिस्कशन का काम भी हमारे डब्ल्यूटीओ करती है। दैट्स इट। एंड इन द conclusion we can say that India as a developing economy has been benefited being a founding member of the WTO, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। The country at large has seen many significant changes which have taken place after the formation of WTO, क्योंकि हमारे बैरियर्स हमने अपने हटाए 1995 में और पूरे ग्लोब को अलाउ किया कि वो भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकता है। There are some issues which yet to be sorted out with the WTO, and but by and large things are falling in shape with the Indian economy, and we can say that of course our uh, civil servants are, of course, are the administration playing a very good role in it. Our foreign minister has a very good role in it. So that's all from my side. I hope you enjoyed the video, you enjoyed the content. Thank you so much, and please do like, share, subscribe to the channel. Thank you.